जैसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में हाल ही में कब संशोधन किया गया? तो ये संशोधन जो हमारा 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। अच्छा, बात क्या था इसमें? गर्भ चिकित्सीय समापन मतलब इसमें ये था कि अगर किसी का किसी प्रकार का गर्भावस्था में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो हमारा 22 सप्ताह तक, ठीक है, वो गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है। मतलब उसका जो गर्भ है उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ है, इस 2021 में संशोधन हुआ है तो अब जो पहले 20 सप्ताह का जो हमारा बच्चा होता था, मतलब गर्भावस्था थी, उसको ख़त्म किया जाता था। लेकिन अब जो हमारा 20 वीक था इसको बढ़ाकर अब 24 सप्ताह कर दिया गया है। ये हमारा 2021 में संशोधन हुआ था। गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी कि गर्भ का समापन जो हमारा पहले 20 सप्ताह था उसको बढ़ाकर अब 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो यही क्वेश्चन का जनरली आंसर है, वही हमारा 2021 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन ए है सहायक नर्स प्रासंगिक, बी हमारा है सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, सी है दाई एंड डी हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो यहाँ पर जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल आधारित हाथ धोने के लिए कितनी देर हाथ रगड़ने का समय होता है? तो ये जो समय होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 15 से 30 सेकंड तक हम एल्कोहल बेस्ड जो हमारा हैंड सैनिटाइजर अथवा जो हमारा एल्कोहल बेस्ड धोने वाले होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, उसमें हम 15 से 30 सेकंड तक हाथ आपस में रगड़ कर धोते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है DPT का फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा DPT है इसका फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे कि DPT का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बहुत बार बताया है। तो डिप्थीरियम पर्टुसिस और टेटनस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डिप्थीरियम नहीं होगा, डिप्थीरिया होगा, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का संक्रमण नहीं होगा, कब नहीं होगा? तो एड्स का संक्रमण होता किससे अच्छा है? यौन संपर्क से होता है, स्तनपान कराने से होता है, रक्तदान करने से, लेकिन आलिंगन जैसा हमारा कोई संक्रमण नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही नहीं पूछा है। और जो एड्स का संक्रमण होता है वो हमारा यौन संपर्क में आने से होता है। रक्तदान, अगर किसी को आपको एड्स है और आपको किसी दूसरे को आप रक्त दिए तो आपको भी था एड्स, तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। और स्तनपान यानी कि जब स्तनपान कराती हैं महिलाएं तो वहाँ पर भी एड्स के संक्रमण होने का खतरा रहता है, यानी कि किसी मदर को अगर एड्स है तो। नेक्स्ट हमारा NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही हो जाएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये हमारा NRHM का फुल फॉर्म होता है। UPNHM से हमारा अभी वैकेंसी आया है UPNHM का, वो भी हम अगले मंथ यानी आज 30 तारीख तो हो गई है, सोच रहे हैं कल से उसका भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट देखेंगे किस समिति को स्वास्थ्य एवं योजना समिति के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि किस समिति को हम स्वास्थ्य एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? तो हमारी ऑप्शन नंबर डी मुदलियार समिति थी। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी मुदलियार समिति थी। ये हमारी 1959 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1959 ईस्वी में मुदलियार समिति आई थी और इस समिति को स्वास्थ्य एवं योजना समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किस समिति की सिफारिश पर आधारित थी? जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना आई थी ये हमारी किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए श्रीवास्तव समिति की सिफारिश पर हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना आई थी। ये कब आई थी? ये हमारी बनी तो 1974 में थी, ठीक है, और इस योजना को स्वीकारा कब गया था? ये हमको 1977 में स्वीकार की गई थी, यानी कि गठन हमारा 1974 में हुआ और स्वीकार की गई 77 में, यानी कि 3 साल बाद। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महामारी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर, बी हमारा है जॉन स्नो, सी है जोसेफ लिस्टर एंड डी हमारा रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर जो महामारी विज्ञान के जनक है वो हमारे जॉन स्नो साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट के हमारे खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया किस परजीवी के द्वारा फैलता है? मलेरिया जो होता है ये
किस परजीवी के द्वारा फैलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा मलेरिया होता है, ये मादा जो हमारा प्लाज्मोडियम मच्छर होता है उसके काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ट्रेकोमा जो हमारा होता है आँख को प्रभावित करता है, ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेटस जो रोग होता है वो हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। अगर जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेटस रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा जो विश्व क्षय रोग दिवस है ये आपको ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी हमारा 5। तो जो क्रियात्मक विकास होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल और हमारा दूसरा होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा हमारा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है, क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है। तो जो हमारी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी 1 से लेकर 5 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं। ऑप्शन ए सामाजिक परिपक्वता, बी है सामाजिक अनुरूपता, सी है सामाजिक रुचियों का विकास एंड डी हमारा है ए सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ये तीनों पॉइंट सही होते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी राष्ट्र का आर्थिक जो स्थिर होता है, ये हमारा जीडीपी जो होती है ये संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं होती है। लेकिन जो हमारे संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण होता है, यानी कि हम जिस परिवार में रहे होते हैं वहाँ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति होती है और पर्यावरण का वातावरण भी होता है। तो ये हमारे 3 फैक्टर होते हैं। लेकिन जो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति यानी जीडीपी होती है ये हमारे संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉम के संगठन में कौन सा तत्व या पोषक तत्व विद्यमान नहीं होता है। तो उसमें अगर देखा होगा जो कोलेस्ट्रॉम होता है यानी माँ का पीला गाढ़ा पहला दूध जो होता है उसमें खनिज प्रोटीन वसा विटामिन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा तत्व विद्यमान नहीं होता। तो उसमें आप नाम से तांबा नहीं पाया जाता, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, लेकिन माँ के जो कोलेस्ट्रॉम का पीला दूध होता है वो हमारा उसमें तांबा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भ के किस माह में गर्भनाल का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भनाल का प्रारंभ जो बनना स्टार्ट होता है गर्भावस्था में वो हमारा प्रथम माह में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए प्रथम माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रक्तहीनता रोग का लक्षण क्या है। जो रक्तहीनता होती है उस रोग के लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सांस फूलना, बी है त्वचा नाखून व आँखों में पीलापन, सी है शारीरिक कमजोरी व थकान एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो जब आपके अंदर रक्तहीनता होगी तो उसमें आपको क्या दिखेगा, आपकी सांस फूलेगी, आपका शरीर कमज़ोर होगा, आपको भूख नहीं लगेगी और आपकी त्वचा और आँख क्या होंगे, नीले हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या है, रक्तहीन है। रक्त जब कोई व्यक्ति होता है उसके शरीर में अगर रक्त की कमी होती है तो उसका जो शरीर है उसका जो त्वचा है वो पीला पड़ जाता है, उसकी नाखून अगर दबाओगे तब भी वाइट हो जाएगा। तो क्या है, उसके अंदर रक्त की हीनता है, रक्त की कमी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति या किसी रोगी में शरीर की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रसव की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। प्रसव की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। तो इसकी अवस्थाएँ 3 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शैशवावस्था का संवेग है, क्या है। ए है भय, बी है क्रोध, सी है प्रेम एंड डी हमारा से सभी। तो शैशवावस्था में भय भी होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनपान से माँ को क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए है शीघ्र गर्भधारण की समस्या से निजात, बी है प्रसव के पश्चात रक्तस्राव का कम होना, सी है माँ तथा शिशु के बीच भावनात्मक प्यार एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो सारे फैक्टर ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नवजात शिशु की हृदय गति क्या होती है? जो हमारा नवजात शिशु होते हैं उसका जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? तो हमारी ऑप्शन नंबर बी 120 से 140 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट होता है हार्ट बीट एक छोटे से बच्चे का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेकोनियम या नवविष्ट कहा जाता है, यानी कि जो मेकोनियम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शिशु के पहले स्तनपान को, बी है शिशु के पहले मूत्र को, सी है शिशु के पहले मल को, यानी और डी है शिशु के पहले टीके को। तो जो मेकोनियम होता है या नवविष्ट, यानी कि मेकोनियम जो इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे नवविष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो शिशु का पहला मल होता है जो हरे रंग का होता है उसे हम मेकोनियम बोलते हैं, यानी कि शिशु का जो पहला मल होगा उसे हम मेकोनियम बोलते हैं, वो हरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है मुंह द्वारा, बी है मांसपेशी द्वारा, सी है मुंह वह मांसपेशी दोनों द्वारा, एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मांसपेशी द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता है। क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग जन्म से उपस्थित होता है, हाँ बिल्कुल सही है। बी है संवेग अस्पष्ट होते हैं, सी है संवेग अस्थिर होते हैं, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में शैशवावस्था में सामाजिक विकास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संवेगों का विकास, बी है क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर, सी हमारा सामाजिक चेतना का विकास, एंड डी हमारा बालकों से के साथ खेलने की अभिरुचि। तो यहाँ पर नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक चेतना का विकास ही हमारा शैशवावस्था में सामाजिक विकास का उदाहरण नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में भाषा का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? ए है लिखित, बी है मौखिक, सी है सांकेतिक, एंड डी हमारी बोली। तो भाषा की जो बोली होती है ये भाषा का प्रकार नहीं होती है, बाकी लिखित और सांकेतिक और मौखिक हमारे तीन प्रकार की भाषा के प्रकार होते हैं। एक तो लिख के, एक ओरल बोल के और सांकेतिक, ये तीन प्रकार की भाषा होती है, लेकिन बोली हमारी नहीं होती है। तो यही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा है? विटामिन ए रतौंधी, बिल्कुल सही है। विटामिन बी बेरी बेरी कमी से होने वाले रोग दिए हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन सी पायरिया, एंड विटामिन डी स्कर्वी, ये नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। किण्वन क्या है? किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? जर्मिनेशन फर्मेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसे क्या बोलते हैं? खिड़वन क्या है? तो खिड़वन है हमारा, ये हमारा जैव रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जैव रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट है अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण किसे कहते हैं? अंकुरण क्या होता है? जब बीज अगर हम जमीन में बोते हैं और बीज जब जमीन में अगर बो देंगे उसको तो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम पौधे से बीज से पौधे निकलना बोलते हैं अंकुरण को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बीज से पौधे निकलने की जो विधि होती है उसे हम अंकुरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 ग्राम पनीर में कितनी कैलोरी होती है? 100 ग्राम पनीर में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 300 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है BMI का पूर्ण रूप क्या होता है? BMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BMI मैंने 50 बार बताया है कि बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए बॉडी मास इंडेक्स कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स को हम BMI बोलते हैं, यानी कि BMI का जो फुल फॉर्म होता है वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व रोजगार वृद्धि था? तो ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी उद्देश्य का जो था उसका मोटो था गरीबी एवं आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि करना था। तो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो था, लक्ष्य था। नेक्स्ट है दूध के दांत कितनी आयु तक गिर जाते हैं? ठीक है, जो दूध के दांत होते हैं वो कितनी आयु तक गिर जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष तक जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई, यानी कि मिड डे मील कब आपका स्टार्ट हुआ? तो मिड डे मील हमारा 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना स्टार्ट हुई। आप देखो, आप हिंदी में तो आप नाम सुने होंगे, सॉरी इंग्लिश में तो आप नाम सुने होंगे मिड डे मील। किस क्या है, स्कूल में मिड डे मील हो रहा है, मिड डे मील चलता है,
सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ मिड डे मील होता है। तो मिड मतलब मध्याह्न, और जो हम योजना करते हैं वैसे मिड डे मील, मील मतलब भोजन करना। तो मिड डे मील यानी मध्यम भोजना योजना का, मध्यम भोजन योजना जो हमारी लागू की गई थी हमारी 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, बी है गर्भवती की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए, सी हमारा रक्त निर्माण के लिए, एंड डी हमारा अस्थि निर्माण के लिए। तो प्रोटीन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन की मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है यानी कि गर्भ के जो अंदर बच्चा पल रहा है उसके विकास के लिए प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। हड्डी के विकास के लिए कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। अगर किसी मान लो गर्भवती महिला है, ठीक है, और वहाँ पर उसको कैल्शियम इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा है और बच्चा का होगा, उसके बच्चा जब 9 मंथ का हो जाता है तो क्या पहले उसके अंदर हड्डी बनती है ना, तो हड्डी बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सेम उसी प्रकार अगर बच्चा पेट के अंदर पल रहा है तो उसको माँ को प्रोटीन चाहिए होती है, क्योंकि बच्चा जब प्रोटीन पाएगा तभी उसका स्वास्थ्य होगा, वही उसी का विकास होगा। तो यहाँ पर प्रोटीन की बात की गई है, तो यहाँ पर गर्भावस्था में शिशु के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु का किस माह में हिलना डुलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान किस माह में जो बच्चा होगा थोड़ा बहुत इधर उधर मूविंग करने लगता है। तो ये हमारा कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी है द्वितीय, बी है चतुर्थ, एन सी हमारा पंचम, एन डी हमारा सप्तम। तो ये हमारा जो हिलने डुलने की प्रक्रिया होती है गर्भस्थ अवस्था में वो चौथे माह में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय आर्थिक समानता, बी है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, सी है मानव संसाधन में वृद्धि, एंड डी हमारा लिंगानुपात में वृद्धि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 41 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन में वृद्धि होती है, दुष्परिणाम नहीं होता। बाकी ये 3 दुष्परिणाम होते हैं भाई। जनसंख्या बढ़ेगी क्या होगी? क्षेत्रीय आर्थिक असमानता हो जाएंगी। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी, यानी कि जब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मान लो 1 किलोमीटर वर्ग में 1 किलोमीटर वर्ग का स्क्वायर है, मतलब 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, उसमें अगर 100 व्यक्ति रहे तो क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में देखने को मिलता है। लिंगानुपात में वृद्धि, ये चीज़ जनसंख्या वृद्धि के जो हमारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी थी? तो 2011 की जो सेंसन हुई, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता हमारी 57.2 थी, और पुरुष की जो थी वो हमारी थी 77.28 थी। कितनी थी? 77.28 थी। और जो महिलाएं की थी वो 57.2 थी। तो ये आप याद कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात निकल के आया था वो हमारा 912 था, यानी कि 912 महिलाएं थी कितनी? 1000 पुरुषों पर। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार लिंगानुपात निकल के आया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जातियों की, यानी कि अनुसूचित जो जाति थी उनका परसेंट क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी उसमें 20.69 जो परसेंट था वो हमारा अनुसूचित जातियों का था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, देश में 2011 की जनगणना जब हुई थी तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग पंजाब में देखने को मिले थे, जो वहाँ पर 31.9 थे। कितने थे? 31.9 थे। लेकिन यूपी में हमारे 20.69 थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो ये हमारा 902 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम आपको आज चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ आज इशू है, इसलिए हम आपको सही आंसर सीधा बता रहे हैं। ये अच्छा भी लगता है क्योंकि वीडियो लंबी ना होने पाए। नेक्स्ट है वह कौन सा पोषक तत्व जो भोजन में मौजूद नहीं होता? कौन सा भाई? विटामिन होता है भोजन में, अमीनो अम्ल होता है, फ्रक्टोज, लेकिन प्लाज्मा नहीं होता। ये हमारी मैटर की चौथी अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ के दूध को कक्ष के ताप पर कितने समय तक संग्रहित किया जा सकता है? यानी कि अगर माँ का दूध है तो उसे हम कमरे के टेम्परेचर पर कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं? तो उसे हम ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे तक स्टोर कर देंगे तो ख़राब नहीं होगा। 4 घंटे के बाद वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्थीरिया का लक्षण नहीं होता है, क्या नहीं होता है? शरीर पर जो दाने निकलना स्टार्ट होते ही हमारे डिप्थीरिया के लक्षण नहीं होते हैं। डिप्थीरिया में क्या होता है? तीव्र जलन होती है, गले में सूजन होती है और आवाज़ धीमी पड़ता है। यानी कि जो डिप्थीरिया होता है ये आपके गले को प्रभावित करता है।
डिप्थीरिया रोग आपके गले के प्रभावित करता है। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, गले में सूजन आती है और आप जब गले में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ पर सही आवाज़ नहीं निकलेगी गले से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शरीर पर दाने नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, जो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार हमारा सन 1952 ईस्वी में जॉन साल्क द्वारा किया गया था पोलियो वैक्सीन का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? भाई देखो डीपीटी कहीं दिया है, ये ऑप्शन नंबर, आंख बंद करके डीपीटी मार दीजिएगा। डिप्थीरिया, परट्यूसन एंड टिटनस, कहीं भी आपको आंख दे के तुरंत मार देना है। मैं यकीन मानो मैं आपको लगभग 57 MCQ टाइप क्वेश्चन करवा चुका हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं थ्योरी क्लास तो मैं अब तो पहले तो मैं कवर अप किया था पूरा सिलेबस, उसके बाद हम थ्योरी क्लास का रिवीजन भी करवा रहे हैं। जो हमारे नोट्स हैं वो हमारे खुद के हाथ के बने नोट्स हैं। तो अब इतना अगर आप सब कुछ कवर कर लेंगे तो मैं आपसे पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। भाई जब इतना सब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है, जहाँ से हमको इनपुट मिलता है, जहाँ से आउटपुट मिलता है, हमको जहाँ से किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है, मैं आपको तब पहुँचाता हूँ कि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्वेश्चन को अर्ज करने भी मेहनत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो मिले बनाया आपको पढ़ा दिया गया। कहीं कहीं बुक में क्वेश्चन के आंसर गलत भी दिए होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मुँह से कभी कभी गलती भी हो जाती है कि हाँ क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया। मैंने एक बार क्वेश्चन नंबर 22 था, वहाँ पर मैंने शिशु अवस्था की जो हमारी शिशुअवस्था की जो एज थी मैंने गलत बता दिया था। बाद में मैंने वीडियो देखा तो हाँ उस पर कुछ लगा कि हाँ मैंने गलत बताया। तो कभी कभी ऐसा होता है मुंह से आपकी जो ज़बान होती है लड़खड़ा जाती है तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन इतना दिक्कत नहीं होती कि आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगाया जाता है? कहीं पे दिया है ऑप्शन नंबर, कहीं इसमें तपेदी दिया है टीबी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था का काल क्या होता है? जो पूर्व बाल्यावस्था का काल होता है वो हमारा 2 से 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की भार का कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1/4 होता है कि नहीं, 1/4 होता है, 2.5। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, प्रसव की प्रथम अवस्था होती है, जो प्रसव की हमारी प्रथम अवस्था होती है वो हमारी होती है विस्फरण की अवस्था, उसके बाद निष्कासन की अवस्था, और जो तीसरी अवस्था होती है हमारी संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। यानी विस्फरण में क्या होता है, एकदम जो महिला होती है वो प्रसव के लिए रेडी होती है, और निष्कासन में होता है कि बच्चा क्या है पूरी तरह निकल नहीं पाता है, आधा निकला होता है आधा नहीं निकला होता है। और संपूर्ण निष्कासन मानी बच्चा पूरा तरह बच्चे की, देखो आप लोग बोलते हैं महिलाओं की डिलीवरी, अरे महिलाओं की डिलीवरी नहीं होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है। आप लोग वाक्य को भी सही कर लीजिए, बोलते हैं कि फलाने की डिलीवरी हुई, फलाने की डिलीवरी नहीं हुई, फलाने के लड़के की डिलीवरी हुई। गैस सिलेंडर आपके यहाँ डिलीवर हुआ ना कि गैस से डिलीवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रत्येक लिंग कोष में क्रोमोसोम में जोड़ों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 23 जोड़े, 46, अगर 46 दिया तो 46, नहीं तो 23 जोड़े। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में गलत कथन का चयन कीजिए, कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है प्राणी में वृद्धि पहले होती है जिसका विकास बाद में होता है। ठीक है, और दूसरा है वृद्धि मूर्त होती है विकास अमूर्त होता है। सी है साधारण प्रक्रिया है वृद्धि विकास जटिल। डी है वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर जबकि विकास का क्रम परिपक्वता की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर प्राणी में वृद्धि पहले होती विकास बाद में होती, यही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था का काल क्या होता है? किशोरावस्था का काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 6 वर्ष, बी हमारा 2 से 6 वर्ष, सी हमारा 12 से 18 वर्ष, एंड डी हमारा 5 से 20 वर्ष। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा और किशोरावस्था का जो समय होता है हमारा 12 से 18 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म से पूर्व विकास की कितनी आवश्यकताएं होती हैं? तो ये हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का विकास कहाँ पर होता है? शुक्राणु को जो विकास होता है वो हमारे टेस्टिस यानी कि वृषण में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? जो वंदे मातरम योजना आई थी ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है देश सेवा से
बी है गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, सी है टीकाकरण से, एंड डी हमारा प्रारंभिक शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन आप चाहे गूगल करके बताएं, चाहे आप पढ़े हो तब बताएं। इस क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित थी। जैसे मिशन इंद्रधनुष हमारा टीकाकरण से, वैसे ही हमारी वंदे मातरम योजना थी जो किससे रिलेटेड थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट हुई। पानीपत हरियाणा दिया कहीं, पानीपत हरियाणा 2015 में स्टार्ट हुई थी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुई थी पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। बाल विवाह अधिनियम जो हमारा लागू हुआ था, ये ऑप्शन नंबर ए 1929 में। कब 1929? 28 सितंबर 1929 को ये आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। भ्रष्टाचार का जो प्रमुख कारण होता है वो आर्थिक होता है, यानी कि पैसे के चक्कर में लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पैसे के चक्कर में अर्थ मतलब होता है पैसा, तो पैसे के चक्कर में लोग भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हैं। घूस क्या है, नौकरी हमारी लग जाएगी, हम पैसा पाएंगे। तो प्राइवेट जॉब में भी अब क्या है, गवर्नमेंट संविदा में जॉब निकलती तो कहते हैं भाई मेरा जॉब लगवा दो तो हम आपको पैसा दे देंगे, घूस दे देंगे। तो क्या है, पैसा पाने के लिए पैसा देते हैं, आर्थिक। तो भ्रष्टाचार होता है, पैसे के चक्कर में भ्रष्टाचार होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विविध प्रभाव डालता है। तो डालता है ऑप्शन नंबर ए ऊतक अखंडता, बी है फैगोसाइटिक क्रिया, सी है प्रतिजैवी निर्माण, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस उम्र में बच्चों के सोचने विचारने की क्षमता शुरू हो जाती है। किस उम्र में शुरू हो जाती है, ये हमारी ऑप्शन नंबर बी 2.5 से 3 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे की, उसमें वो सोचने विचारने की क्षमता शुरू हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट होगा। ये कार्बोहाइड्रेट अंडे में नहीं पाया जाता है, लेकिन वे तीनों चीज़ें अंडे में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्या है, पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण किसने बताया है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी के एम कपाड़िया साहब ने बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं डांट चलती हैं, कैसे चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। कैसे चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो साथ साथ चलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञादंत अक्ल की दाढ़ किस अवस्था में अंत में निकलती है। तो ये निकलती है ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था के अंत में। कब निकलती है, प्रौढ़ावस्था के अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था के अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में कैसा संबंध है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का जो आपस में संबंध है वो हमारा गहरा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रिश्ता तृतीयक संबंधी का है। कौन सा है, तो ये हमारे साले की जो पत्नी होती है वो हमारी तृतीयक में आती है। पहले में बताइए, पहले में हमारे माता पिता, दूसरे में हमारे बुआ चाचा चाची, और तीसरे हमारे साले की पत्नी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये हमारी एक अनुवांशिक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, इस बीमारी में लोग लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाते, यानी कि लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाते, यानी कि पहचान नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। हीमोफीलिया क्या होती है, ये भी हमारी अनुवांशिक बीमारी होती है। इससे वैसे हमारा वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस भी एक अनुवांशिक बीमारी होती है। नेक्स्ट है खसरा गलसुआ और रूबेला वायरस के लिए एमएमआर का टीका किस आयु में लगाया जाता है। तो इस जो हमारा टीका होता है ये हमारा 15 से 18 में, यानी कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है। शरीर में पानी की कमी का कारण जो होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ई शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, यही हमारी शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वार्सियोर, बी हमारा ओस्टियोमलिसिया, सी है पेजेट की बीमारी, एंड डी हमारा है कैरिटोमेलेसिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये विटामिन ई कमी से होने वाला रोग है। क्वार्सियोर और हमारा जो मरासमस होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट है पति व पत्नी के तलाक लेने से सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी कि अगर
एक मैरिड कपल हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर दोनों तलाक ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा बुरा असर किससे पड़ेगा? उनके बच्चों पर पड़ेगा कि बच्चे पापा के साथ रहें या मम्मी मम्मी के साथ रहें या किसके साथ रहें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बच्चों पर पड़ता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 26 अक्टूबर 2006 में कब आया था? 26 अक्टूबर 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? ये 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। बच्चों में कुपोषण का सबसे व्यापक रूप क्या है? सबसे व्यापक रूप है वो हमारा PEM होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। जो हमारा निकोटीन होता है ये हमारे तंबाकू में पाया जाने वाला एक उत्तेजक पदार्थ होता है, इससे हम निकोटीन बोलते हैं। ये हमारा तंबाकू में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 से अधिक विवाह को कहते हैं, यानी कि 3 से अगर कोई अधिक विवाह किया है तो उसे हम बहुविवाह की संज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं? बहुविवाह की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो इसमें HBIG/AIDS गलत है, BCG सही है, पोलियो परट्यूसिस गलत है। अच्छा ये तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि BCG होता है 6 रोग के लिए होता है, पोलियो पर नहीं होता है, DPT ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा सही युग्म है। नेक्स्ट है शिशु को जन्म से कितने महीने तक स्तनपान कराया जाना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 6 माह तक आप बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध, खीस या कोलेस्ट्रॉल दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी पूरक आहार दे सकते हैं, यानी कि 6 महीने के बाद बच्चे को आप दलिया दे सकते हैं, दलिया, दूध, किसी फल का जूस, या उस भोजन को आप बच्चे को दें जो बच्चा पचा पाए या बच्चा अच्छा से खा पाए। ठीक, हल्का खाना दीजिए, रस दीजिए, फलों का रस दीजिए, शहद दे दीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देंगे सप्लीमेंट के रूप में, तो बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा और उसे पचा भी पाएगा। नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसूता के दौरान योनि स्राव को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रसूतावस्था के दौरान योनि से जो स्राव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यानी डिलीवरी के समय जो भी स्राव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लौचिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लौचिया बोलते हैं। नेक्स्ट है उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? जो उच्च कोटि का हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे दालों और फलियों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना हो जाता है? तो ये हमारा 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 गुना हो जाता है। कितना होता है? 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क कहाँ दिया ऑप्शन में? तो न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। यूनिसेफ जो होता है छोटे बच्चों के बाल स्वास्थ्य उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है हमारा यूनिसेफ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो व्यंजन सूची होती है हमारी महाविद्यालय छात्रावास में यूज़ की जाती है। मैनुअल, खाने की जो मैनुअल होती है वो महाविद्यालय छात्रावास में यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशु के 3 रोगों से रक्षा कौन सा टीका करता है? तो हमारा टीका जो होता है DPT का, यानी कि डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस, ये हमारा 3 टीके, नाम बोल दिया 3, तो इसमें 3 टीके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। BCG क्या है? बैसिलस कॉर्मेट और हमारा MMR क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। एक शिशु लगभग किस उम्र में क्वीइंग करने लगता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 माह पर बच्चा क्वीइंग करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट का है कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? गंदे पानी से निस्तारण संबंधित नहीं है। भाई गंदा पानी है तो आप उसका क्या करेंगे? तनुकरण करके सही बनाएंगे, रासायनिक उपचार करके सही उसको सही बनाएंगे, जैविक उपचार करके उसको सही बनाएंगे, लेकिन निस्तारण संबंधित नहीं है। गड्ढे में भर देंगे तो उसका कोई निस्तारण नहीं होगा, कोई सी साफ सफाई नहीं होगी। लेकिन निस्तारण का मतलब क्या है? साफ करना। तो तनुकरण करके साफ कर सकते हैं, कोई रासायनिक उपचार करके साफ कर सकते हैं, और जैविक उपचार करके साफ कर सकते हैं। लेकिन क्या है? उसको गड्ढे में भरना, ये हमारा निस्तारण से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? तो ये हमारा 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 फरवरी 2006 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो ये हमारी जो शक्ति है वो ऑप्शन नंबर बी 10 में IPC की धारा ऑप्शन नंबर बी 10 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित था? क्या नहीं सम्मिलित था? ऑप्शन नंबर ए है
वास्तविक दुर्व्यवहार, बी हमारा लैंगिक दुर्व्यवहार, सी है मौखिक दुर्व्यवहार एंड डी हमारा है भावात्मक व्यवहार। तो इसमें जो शामिल नहीं था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल बी लैंगिक दुर्व्यवहार शामिल नहीं था। केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू बुखार जो विषाणु जनित रोग है उसे कहा जाता है, उसे हम हड्डी तोड़ बुखार वो कहते हैं। इसमें जब किसी को डेंगू बुखार है तो बहुत पहले से बहुत तेज बुखार आएगा, ठंडी लगेगी और आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगा तो लगेगा, उसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा जिन लोगों को मैं बताऊं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ मेरे हाथ के बने हुए नोट्स हैं, बाकी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको निकलवा कर पढ़ भी सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के रख सकते हैं। जिन चीज़ों को जो भी टॉपिक कठिन लगता है मैं उनसे कह रहा हूँ कि उस टॉपिक को आप बढ़िया से अच्छे से 2 दिन में 2 बार रिवीजन करिए। बस ज़्यादा नहीं, बस आपको कॉपी खोलना है, बस केवल जो लिखा है उसको आप केवल देखना है। सुबह शाम कसम खा लीजिए कि हम 2 बार केवल उसे देखेंगे, रटना नहीं, केवल आपको देखना है। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में आप थ्योरी लिखना नहीं, आपको वहाँ पर केवल आपको थ्योरी समझनी है, केवल उसका आंसर करना है। वहाँ पर पॉइंट वाइज आंसर होगा, ना कि कोई मुझसे कोई हाई स्कूल इंटर का एग्जाम थोड़ी ना कि वो आपको थ्योरी लिख वहाँ पर पढ़ के लिखना है। आपको केवल एग्जाम को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट भी बनाइए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें आपको आसान लगती है आप उन्हें ही मत नोट करें, और जो चीज़ कठिन लगती हैं आप उनको नोट करिए और बारी बारी रिवीजन करते रहिए। आपके मुख्य सेविका का जो 10% यानी कि 50% जो सिलेबस है वो सोशोलॉजी से है और 50% लगभग सिलेबस आपके मेडिकल से है। तो आप दोनों पे कमांड अच्छा रखिए। जो सोचते हैं कि हम सोशोलॉजी को स्किप कर देंगे, आप इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आप एग्जाम में स्किप हो जाएंगे। इतना मान के चलिए। आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर बताइए कि ये बताइए कि कटाप कितना जाएगा। मैं कैसे बता दूँ कितना कटाप जाएगा? अगर क्वेश्चन हार्ड आएंगे, पेपर का जो मोड होगा कठिन होगा, पेपर कठिन होगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो कटाप होगी कम जाएगी। अगर वो मान लो पेपर ईजी आ गया तो कटाप हाई जाएगी। तो मैं ऐसे कैसे पूर्वानुमान लगा दूँ कि 60 जाएगी, 75 जाएगी, 80 जाएगी? जब मैं पेपर देख लूँगा तो मैं बता दूँगा कि कटाप कितनी जाएगी, ठीक है। तो पेपर से पहले आप कटाप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि पेपर किस लेवल का आ रहा है, कैसा आ रहा है, तब इससे नहीं जान पाएंगे। इससे अच्छा है पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अभी एग्ज़ाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद अब तो हमको लगता है इस साल एग्ज़ाम होगा ही नहीं, अगले साल एग्ज़ाम होगा, मतलब 2023 तक होने की चांसेस हैं। क्योंकि अब आज 30 नवंबर भी होगा, अगला मंथ कल से लग भी जाएगा, तो चांसेस कम हैं इसमें